कैसी है। चलिए अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हैं, अमीषा वोरा, जॉइंट एमडी प्रभुदास टेलर की। अमीषा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और हमारे व्यूअर्स साथ ही साथ वो विजुअल्स भी देख रहे हैं जो उस समारोह के थे जो मुंबई में हुआ, जिसमें आपको एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जानना चाहूंगा आपको कैसा लगा इस अवार्ड को पाके, और ये सफर आपका अब तक का इस अवार्ड से पहले का कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे ये रिकॉग्निशन देने के लिए। और मैं खास कहना चाहूंगी कि मुझे ये अवार्ड तो अच्छा लगा, लेकिन जिस साल मिला, इंडिया जो जंक्चर पर है तब मिला, और जो टीम इंडिया जो थी वहां पर, फ्रॉम मिस्टर अमित शाह टू मिस्टर सुरेश प्रभु टू मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एंड उनका जो पूरा एक टेम्पो था इंडिया को कहीं और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का, वो जो माहौल में मिला उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। और ऑफ कोर्स अब तक का सफर, being a woman in this field which is extremely competitive and professional, had been with it, उसके अप्स एंड डाउन्स रहा है, लेकिन मेरे पार्टनर्स, मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस समारोह में आई, आपने ये सम्मान ग्रहण किया। अमीषा जी, अब एग्जैक्टली मैं बाजार पे आपकी राय चाहूंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए अचानक एक अच्छे से माहौल में पार्टी चल रही थी कि ये जो विश्व भर की टर्बुलेंस है, चाइना, यूरोप, अमेरिका, रशिया, ये कुछ ऐसे शब्द आ गए, कुछ ऐसे अगर आप देखें फैक्टर्स आ गए जिन्होंने इस पार्टी को स्पॉइल किया है। लेकिन एक बार हम फिर पुल बैक हैं। आपको लगता है कि कोई चिंता का विषय बाजार में इस वक्त वाकई है, या फिर आप मानते हैं कि हमें कंफर्टेबली हर डिप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जो आपने लास्ट में स्टेटमेंट बोला वो मुझे एकदम बराबर लगता है कि हर डिप में इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट टाइम है इन द इक्विटी एसेट्स, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। क्योंकि जो इंडिया का मैक्रो माहौल बन रहा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इन्फ्लेशन देखा जाए, ऑयल प्राइसेस जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो स्टेबिलिटी आ जाएगा, बेटर गवर्नेंस जो देखा जाए, और जीडीपी ग्रोथ जो बॉटम हो गया है, तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए लग रहा है कि यहां से इंप्रूवमेंट के चांसेस आर वेरी हाई फॉर इंडिया, एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इज थिंग विच विल बिकम इन इंडिया अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल दिस डिप्स ग्लोबल वॉलिटिलिटी के लिए जो भी आएंगी वो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। जी साथ ही अमीषा जी, मैं एफआईज इन्वेस्टमेंट पर भी एक कमेंट आपके लेना चाहती हूँ, क्योंकि बीते कई सेशंस हमने देखा कि एफआईज लगातार भारतीय बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। क्या एफआईज की जो अप्रोच रही है बीते कुछ सेशंस में, उसको देखकर थोड़ी चिंता करनी चाहिए? फिर आप मानते हैं कि 2015 में फ्लोज और भी बेटर होंगे और एफआईज और अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन मार्केट्स में? मुझे लगता है कि हाँ, ये ईयर एंड है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही है। ऑल्सो जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में वॉलिटिलिटी हो गई, उस हिसाब से भी थोड़ा सेलिंग आ सकता था और आ रहा है। बट अगर 2015 देखे जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया में 2014 से ज्यादा फ्लो आने के चांसेस आर वेरी हाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनके जो जो नेशनल फंड्स है, उनके कॉर्पसेस थोड़े कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इंडिया बीइंग सच अ लार्ज इकोनॉमी विल बी, आई थिंक, अमंग्स द बेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर, एंड ऑल्सो सेट फॉर हायर ग्रोथ। और ऐसी कोई कंट्री कंपैरिजन में नहीं है, तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में फ्लोज भी बहुत आएंगे और इंडियन मार्केट्स करेंगे भी अच्छा। इस बीच एक बार एक स्टॉक देखिए, जी एंटरटेनमेंट। अगेन मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि ये इसी समूह की कंपनी है, लेकिन क्योंकि प्राइस टच ऐसा है मेरे को बात करनी पड़ेगी। 385 पे देखिए, नजर रखिएगा, ये 385 का जो लेवल है बड़ा क्रिटिकल है। जरा अगर प्लीज इसके आप 3 मंथ चार्ट्स देखिए। ये जो 385 है, ये नवंबर फर्स्ट वीक का और अक्टूबर लास्ट वीक का एक हाई जोन है, उसको ही काटने की तैयारी कर रहा है। सुब्रा, इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल, जी एंटरटेनमेंट। आपकी राय क्या होगी जी एंटरटेनमेंट पे? 385 पे कोई ट्रेड बनता है?
जी जरूर यार, यहाँ पर अगर हम लास्ट आई थिंक 3-4 दिन के मूवमेंट देखें, यहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप आई लोअर लेवल्स पे, तो आई थिंक यहाँ पर वापस बाइंग आने की पूरी संभावना है और मेरा मानना है कि यहाँ पर 400 तक की भी एक भाव आई थिंक उम्मीद कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। जी हमेशा ये एग्जैक्टली हमने बात की इन्वेस्टमेंट की, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर हमने बात की एफआईज की अप्रोच की, लेकिन मैम एक सही फ्लेवर क्या होगा? कहते हैं कि जो सही फ्लेवर है उसको भापना, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना वो बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स जो होती है अच्छी नहीं होती हैं, आपका पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। एग्जैक्टली फ्लेवर क्या होना चाहिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे ऑटो हो, चाहे एफएमसीजी हो, फार्मा हो, आप किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे, वेटेज किस पे ज़्यादा होगा आपका? So definitely banking financials, whether not only banking but banking and financials, मतलब थोड़े NBFCs भी आ जाएंगे, वो एक कॉम्बिनेशन काफी हद तक पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बट मुझे लगता है जो सबसे बड़ा थीम इमर्ज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर वो रहेगा अ ब्रॉड बास्केट ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स। उसके लिए बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स साथ में खेल रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन जब भी नीचे आता है और अगर इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा ही और पेट्रोल डीजल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, ये तीनों से मासिस के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनकम सेम रहने से भी यहां पर खर्चे कम होने से सबके हाथ में थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी। ऑन द टॉप ऑफ इट वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स रनिंग अप टू जीएसटी। तो वो सब देखकर मुझे लगता है कि कंजम्पशन ट्रेंड्स, कंजम्पशन ग्रोथ इंडिया में बेटर हो जाएगा। जो पूरा ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गए हैं, एग्री नॉन एग्री, उससे रॉ मटेरियल प्रेशर काफी हद तक और पेट्रोलियम रॉ मटेरियल प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा एंड जीएसटी से अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा। तो ऑल थ्री पुट टुगेदर मुझे लगता है जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बिगेस्ट सेक्टर रहेगा। कैपिटल गुड्स में ऑर्डर आना चालू होंगे, तो मुझे लगता है कि ऑर्डर्स आर सो स्टिल स्केर्स कि वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन से कम रन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन आर माई 2 बिग थीम्स फॉर नेक्स्ट ईयर। जी, 2 थीम्स की आपने बात की है हमेशा जी। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी की बात करना चाहूंगी, जीएसटी के ट्रिगर की आपने बात की और काफी सारे सेक्टर्स हैं जो कि बेनिफिट पाएंगे अगर जीएसटी लागू होता है। लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, एफएमसीजी की बात हो रही है, एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स की बात भी हो रही है, लेकिन मैं टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके जानना चाहती हूँ जीएसटी के मद्देनजर। कोई 2 स्टॉक्स जहां पर आप मानती हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जीएसटी लागू होने का बड़ा बेनिफिट मिल सकता है? तो जैसे आपने बताया जीएसटी लागू होने का अक्रॉस द बोर्ड भी बेनिफिट हो जाएगा और इकोनॉमी को जीडीपी पुशअप में भी बेनिफिट हो जाएगा। बट जैसे कि जब हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है ग्रोथ अदरवाइज देन जीएसटी ऑल्सो एंड पुश बिकॉज ऑफ जीएसटी। सो हम लोग को लगता है कि जो एक सेगमेंट है प्लाईवुड का विच इज सेंचुरी प्लाई एंड ग्रीन प्लाई, वो सेगमेंट हम लोगों को काफी बढ़िया लग रहा है। जहां पर अनऑर्गेनाइज सेगमेंट बहुत बड़ा है तो वो शिफ्ट भी काफी ज्यादा होगा। एनी विच वे कंपनीज आर ग्रोइंग एट 25-30%, वेरी गुड ROEs दे हैव। तो मुझे लगता है ये सेगमेंट में ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी उभर कर आएगी जी। वैसे ही कजारिया सिरामिक्स भी बहुत अच्छा लगता है जी। आपने कुछ स्टॉक्स पे से बात किया, मैं एक सेक्टर पे और आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सुब्रा से एक आउटलुक लेता। सुब्रा, 2 ट्रेड्स आज के लिए आपके? जी, जैसे मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक अभी भी मोमेंटम जारी है और यहाँ से आई थिंक जनवरी महीने में कम से कम 1125 तक एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। और दूसरा L&T जहाँ पर हमने कल शॉर्ट टर्म रैली देखी है और शायद आज भी वो जारी है, तो यहाँ पर एक नियर टर्म एक 1560 तक एक भाव उम्मीद कर सकते हैं। जी, सुना बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पे रखा आपने। एक बार कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को देखते हैं, आप देखते जाइए। L&T को देखिए, BHEL को देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देखिए, GMR इंफ्रा को देखिए, GVK को देखिए, लैंको इंफ्रा को देखिए। अमिशा जी, मैं इन स्टॉक्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर कोई मेरा दोस्त भी हो, मैं उससे बोलूँ कि ये स्टॉक खरीद लो, तो कहेगा नहीं यार चलते उलते तो है नहीं, क्या खरीदना है इस स्टॉक को। मैं कल समारोह में था, वो ऐसी ही कंपनियां आई हुई थी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स की कंपनियां थी। वहां जो CEO आके बोल रहा था वो यही बोल रहा था, इंडस्ट्री को यही मैसेज कन्वे कर रहा था
कि प्लीज ओवर बिडिंग मत करिए, प्लीज ओवर बिडिंग मत कीजिए। यानी कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री थोड़ा सा संभल के चल रही है इस बार। वो ओवर बिडिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी सीख कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने ली है 2008 के बाद, और ये एक सही वक्त हो सकता है क्या इन बहुत कॉशियस अप्रोच से चल रही कंपनियों को पिक करने का? तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो थोड़ा ज्यादा पेशेंस लेकर और थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर इन्वेस्ट करना चाहे, तो जिसके भी जैसे ये सब नाम आपने बताया कि लार्सन है, जीएमआर है, जिसका बीओटी एसेट पोर्टफोलियो है, वो कंपनीज को डेफिनेटली लेना चाहिए। और जो ईपीसी में भी है, उसके 2-3 और भी रीजन है। ये सब कंपनीज की बैलेंस शीट जो है वो काफी हद तक अपार्ट फ्रॉम लार्सन ओवरबर्डन हो गई है, क्योंकि उनके जो बीएटी पोर्टफोलियोज है, एसेट्स है, रोड्स है या एयरपोर्ट्स है, वो सभी में इनकम जितनी एक्सपेक्ट की थी नहीं आई और डेट से वो सब रिडन है। अभी अगर हम देखें तो नेक्स्ट 2-3 साल में इतना अच्छा जीडीपी ग्रोथ के साथ ट्रैफिक ग्रोथ बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे होने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी, और सबसे ज्यादा ये होता है कि ये सब प्रोजेक्ट जो है वो 20-25 साल के लिए उनके पास कंसेशन है, तो उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो समटाइम मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर और 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर ये बीओटी प्रोजेक्ट्स में सेलिंग अच्छी तरह से चालू हो जाना चाहिए मुझे लगता है। प्लस न्यू गवर्नमेंट आने से नए ऑर्डर्स आने का चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो एक्सट्रीम पेन में है, वहां से बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर बाहर आने की शुरुआत हो जाएगी। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और एक बार फिर से आपको इस सम्मान जीतने पर बधाई हो, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। दीपाली।